हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस 1, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग के हमारे 2 लेक्चर होंगे। आज हमारा कर्व ट्रेसिंग का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिम्पटोट्स। देखिए, कर्व ट्रेसिंग में एक्चुअल में हमें कर्व को ट्रेस करना होगा, यानी कि आपके पास कोई गिवन कर्व होगा और उसको आपको क्या करना होगा, कर्व को ट्रेस करना होगा, मतलब कर्व का आपको ग्राफ बनाना होगा। लेकिन किसी भी कर्व को ट्रेस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना होगा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है एसिम्पटोट्स। ठीक है, एसिम्पटोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एसिम्पटोट्स को कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है कि फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व, है ना। आपको एक कर्व गिवन होगा और उसके आपसे एसिम्पटोट्स पूछे होंगे। बाकी जब हम कर्व को ट्रेस करेंगे तो किसी भी कर्व को ट्रेस करने से पहले आपको एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करना ही होगा। तो इसलिए एसिम्पटोट्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है, इसलिए मैंने एसिम्पटोट्स के लिए अलग से पहला लेक्चर हमारा क्या है, एसिम्पटोट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज के लेक्चर में हम एसिम्पटोट्स को कैसे कैलकुलेट करना है यही हम सीखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई कर्व हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो उसका कर्व कैसे ट्रेस करना है ना। अगर हमें कोई कर्व पोलर फॉर्म में दिया है तो उसका कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, तो ये हम सीखेंगे सब नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सीखेंगे एसिम्पटोट्स, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट्स एक्चुअल में है क्या? देखिए, एसिम्पटोट्स कोई नया पैरामीटर नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, एक्चुअल में एसिम्पटोट्स क्या होता है, टेंजेंट होती है। एसिम्पटोट्स क्या है? टेंजेंट है। ध्यान दीजिए, एसिम्पटोट्स आर द टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी, है ना, एट इंफिनिटी, यानी कि टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट होती है कर्व के ऊपर, किसी भी कर्व के ऊपर क्या होती है, टेंजेंट। लेकिन कहां पर? इन्फिनिटी पर। देखिए ध्यान दीजिए, टेंजेंट तो है लेकिन यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये टेंजेंट इन्फिनिटी पे है। कहां पर है? इन्फिनिटी पे। बात समझ में आ गई? तो देखिए, इन्फिनिटी पे टेंजेंट का क्या मतलब है, जरा ध्यान दीजिए। इन्फिनिटी पे टेंजेंट कब होती है? देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है y एक्सिस और ये है मेरे पास x एक्सिस। अब देखो, इन्फिनिटी पे टेंजेंट का क्या मतलब है, जरा ध्यान दे। देखिए, मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, आप लोग क्लास 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपने पढ़ा है, क्लास 11th में और 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दोनों ही चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ गिवन होते हैं। आपने चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो, वैसे आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी मैथमेटिक्स की बुक ले लीजिए आप, एनसीईआरटी फॉर एग्जांपल, तो एनसीईआरटी में वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बने होते हैं, है ना। तो उनमें अगर आप देखें, जो tan x का ग्राफ है, cot x का ग्राफ है, sec x का ग्राफ है, cosec x का ग्राफ है, उनमें एसिम्पटोट्स होते हैं। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक ग्राफ ले लेता हूं, किसका ग्राफ ले लेते हैं, tan x का। देखो जरा, अगर मैं यहां पर tan x का ग्राफ बनाऊं तो देखो tan x का ग्राफ कैसे बनता है, आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक इधर होगी हमारे पास एक लाइन, इधर ले लेता हूं पहले, और एक लाइन ले लेते हैं इधर, है ना, इस तरह। अब देखो यहां पर कैसे बनेगा ग्राफ, जरा ध्यान दें। अगर मैं tan x के ग्राफ पे ध्यान दूं, देखो tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके का हमारा होता है tan x का ग्राफ, है ना। यहां पर एंगल 0 डिग्री होता है, यहां पर π/2 और यहां पर -π। तो इस तरीके का हमारा ग्राफ होता है किसका, tan x का। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये क्यों बताई, अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एसिम्पटोट्स है वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, टेंजेंट है सिर्फ, है ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व 90 पे इनफाइनाइट हो जाता है। 1090 की वैल्यू आपको मालूम है कि इनफाइनाइट होती है, यानी कि ये जो कर्व है इस लाइन को कहां पर जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इसका मतलब ये जो लाइन है ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, लेकिन कहां पर, इन्फिनिटी पे। तो अगर किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट इन्फिनिटी पर है तो उस टेंजेंट को हम कहते हैं एसिम्पटोट्स। यानी कि एसिम्पटोट्स कोई नया पैरामीटर नहीं है, आप इसको पहले से जानते हैं, ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। ठीक, चलिए अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर ये टेंजेंट है तो सीधी सी बात है, टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि सिंपल सी बात है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? टेंजेंट तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन भी तो है, क्योंकि टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन होती है। तो यानी कि एसिम्पटोट्स स्ट्रेट लाइन है। अब अगर स्ट्रेट लाइन है
तो आप अच्छे से जानते हैं स्ट्रेट लाइन 3 टाइप की हो सकती है। भाई स्ट्रेट लाइन है तो 3 टाइप की ही हो सकती है। एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब जरा ग्राफ पे देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स और वाई एक्सिस के ग्राफ पे ध्यान दीजिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर वो इंक्लाइन होगी, यानी कि ना तो एक्स के पैरेलल ना वाई के पैरेलल, 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसी बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के एसिम्प्टोट्स होती हैं। पहले टाइप के एसिम्प्टोट्स जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरे टाइप के एसिम्प्टोट्स जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, और थर्ड टाइप के एसिम्प्टोट्स जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, जो कि ना तो एक्स के पैरेलल है ना वाई के पैरेलल है, इंक्लाइन है। अगर मैं देखो इसको ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स जो होगी वो कैसे होगी, या तो देखिए ये दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारी होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। ऊपर होगी तो देखिए, अगर ऊपर होगी तो y इक्वल टू में कुछ आएगा, और नीचे होगी तो y इक्वल टू में माइनस में कुछ आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a, ऊपर होगी तो y इक्वल टू a की फॉर्म में आएगी इक्वेशन, और नीचे होगी तो y इक्वल टू माइनस a की फॉर्म में इक्वेशन आएगी। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, देखिए पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, देखिए अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो जो एसिम्प्टोट होगी, यानी कि वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, यानी कि या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। अगर इधर होगी तो x इक्वल टू ए की फॉर्म में होगी, और अगर इधर होगी तो x इक्वल टू माइनस ए की फॉर्म में होगी, यानी कि इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए होगी और इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए होगी। अगर ऑब्लिक है, देखिए अगर ऑब्लिक है तो क्या होगा, अगर ऑब्लिक है, अगर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है तो सीधी सी बात है, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वाई के पैरेलल होगी, यानी कि इंक्लाइन होगी, कहीं से भी पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंक्लाइन होगी जो कि कहीं से भी पास हो सकती है, इस तरीके से कहीं से भी पास हो सकती है। तो इन 3 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है, हमारी एसिम्प्टोट्स है, ठीक है ना, ये क्या है, एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है ना। तो इनके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी, जैसे ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं a, है ना, यहां पर नीचे है तो y इक्वल टू माइनस ए होगी। इसमें देखो ये x इक्वल टू, अगर मैं इसको a ले लूं तो ये x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी, और यहां पर देखो ये इंक्लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस सी। ये सब आप जानते हैं कि इंक्लाइन लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होगी। तो ध्यान देना, अगर एसिम्प्टोट x एक्सिस के पैरेलल है तो वो या तो y इक्वल टू ए या y इक्वल टू माइनस ए की फॉर्म में होगी, मतलब उसकी इक्वेशन ये आएगी, है ना, या कह सकते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू माइनस ए या फिर x इक्वल टू ए होगा, और अगर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में होगी। बात समझ में आ गई। तो ये होती है हमारी 3 टाइप के एसिम्प्टोट्स। अब हम ये तीनों टाइप के एसिम्प्टोट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम सीखना है, और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए वन बाय वन तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। कितना आसान है, मतलब अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ इतना काम करना होगा कि उस गिवन कर्व को, उस गिवन कर्व में देखेंगे आप कि जो x है ना, x की जो हाईएस्ट डिग्री है, उस पूरे कर्व को, पहले कर्व को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें आप चेक करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी कि आपको उसमें ये चेक करना है कि x की हाईएस्ट पावर कहां कहां पर है, ठीक है, और x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और जैसे ही आप 0 रखेंगे आपको एसिम्प्टोट्स मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर आपको टू फाइंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखिए इस बार आप y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर देंगे। पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू में 0।
इसको आप जैसे ही 0 पुट करेंगे आपको फिर से एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इनको भी जरा ध्यान दीजिए क्या है। पहला पॉइंट, इफ द कोफिशिएंट इज कांस्टेंट। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है जब आप कोफिशिएंट को आप 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, है ना भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर रहे हैं, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x और हाईएस्ट पावर ऑफ y का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो। अब अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब if the coefficient is constant then there is no asymptotes parallel to x and y axis। तो उसका मतलब आपके पास कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिल पाएगी आपको, है ना, यानी कि अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द कर्व। अब देखो आपको एसिम्प्टोट्स पूछी है, किसी भी कर्व की एसिम्प्टोट्स आपको पूछी है, तो कितनी एसिम्प्टोट्स हो सकती हैं उसमें कैसे पता चलेगा? आप उस कर्व की डिग्री को देखिए, अगर उस कर्व की डिग्री 3 है तो उसमें 3 से ज्यादा एसिम्प्टोट्स नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3 हो सकती है, और यह भी जरूरी नहीं कि 3 हो सकता है उसमें 2 ही हो सकता है उसमें 1 ही हो। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कई बार जब आप एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहां पर आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर जैसे ही आएगा हम कहेंगे कि कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स जो है वो डिग्री ऑफ कर्व के बराबर होंगी, यानी कि जितनी कर्व की डिग्री है उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, उसके बराबर होंगी या उससे कम होंगी, इसीलिए यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिखा है। देखिए यहां पर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स नहीं लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स लिखा है, इस चीज को ध्यान देंगे, है ना। तो मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स होंगे हमारे डिग्री के बराबर। अब पहले हम पैरेलल जो हमारे पास एसिम्प्टोट्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना, उसके बाद हम ऑब्लिक की बात करेंगे। अगर जो हमारे कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चंस जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चंस है उसमें ज्यादातर यही दो टाइप के एसिम्प्टोट्स ज्यादा आती हैं, ऑब्लिक वाली भी आती है लेकिन वो थोड़ा कम आती है, तो पहले इन दोनों को सीख लें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये दोनों कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। आपको एक कर्व दिया है, इस कर्व के ऊपर आपको एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? देखिए तो पहले तो यहां पर हमें एक काम कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा इसमें। तो पहले हमारे पास देखिए गिवन कर्व क्या है, जरा ध्यान देंगे। अब यहां पर नाउ गिवन कर्व, पहले हम गिवन कर्व को लिख लेते हैं, गिवन कर्व, ध्यान देंगे गिवन कर्व क्या है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास गिवन कर्व है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जरा एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में। देखो लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे आप तो कितना एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एलसीएम आ गया हमारे पास, ए यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबको एक साइड कर लेंगे, तो जब आप एक साइड करेंगे तो इसको पॉजिटिव रखते हैं और बाकी उधर ले जाते हैं। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या किया, इसको भी और इसको भी उठा के उधर ले गया, तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जरा ध्यान देंगे। देखिए अब यहां से हमें कोफिशिएंट को देखना है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप था क्या हमारा, टू फाइंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करना होगा, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पुट द कोफिशिएंट ऑफ, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों जगह एक्स स्क्वायर है, यानी कि हाईएस्ट पावर इसमें एक्स की एक्स स्क्वायर है। तो पुट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इक्वल टू में 0, है ना। पुट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ध्यान से देखना, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा, समझिए। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरी टर्म है एक्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें से देखो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो अब जरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, गलत मत पुट कर देना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर वाई, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी स्क्वायर पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा, बी स्क्वायर को 0 पुट कर देंगे। भाई ये भी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा पहले आपको। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट आ गया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और मैं अगर यहाँ से वाई को कैलकुलेट करूँ अंडर रूट में माइनस बी स्क्वायर आएगा। और आप जानते हैं कि निगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर आ गया तो वैल्यू होती है इमेजनरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, और इमेजनरी आप जानते हैं इसका आंसर आएगा आयोटा और बी, है ना, आई बी। तो यहाँ पर आयोटा क्यों आया, ये आई क्या है, इमेजनरी नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो एसिम्पटोट्स होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इमेजनरी नंबर आ गया, यानी कि रूट में आ गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू, अब जरा ध्यान देना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई एसिम्पटोट नहीं है। हमने एक्स के कोफिशिएंट को 0 रखा, कुछ नहीं मिल रहा हमें, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर इमेजिनरी नंबर आ रहा है, आई आ रहा है यहां पर आयोटा, ठीक है ना। तो कोई एसिम्पटोट्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब यहां पर हम करेंगे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 पुट। नाउ पुट द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0, पुट द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। अब देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, जरा ध्यान देना, इन दोनों में से वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे आप, देखिए किसमें से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पुट कर देंगे 0, तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि यहां से जो एक्स की वैल्यू आपको मिली, देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान देंगे, यहां से आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास यहां से 2 एसिम्पटोट्स हमें मिल गए, कितने एसिम्पटोट्स मिल गए, 2 एसिम्पटोट्स। तो दे आर 2 एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो यहां पर कितने एसिम्पटोट्स हैं, 2, देयर आर 2 एसिम्पटोट्स, देखिए देयर आर 2 एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल 2 एसिम्पटोट्स हैं, कौन कौन सी, एक आएगी आपके पास x इक्वल टू प्लस ए, और एक आएगी आपके पास x इक्वल टू माइनस ए। ये दोनों की दोनों एसिम्पटोट्स हैं पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 एसिम्पटोट्स आ गई जो कि x एक्सिस के क्या है, सॉरी y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो आप इसमें जरा ध्यान से देखिए, इस कर्व की पहले डिग्री को चेक करते हैं। जरा देखो इस कर्व की डिग्री कितनी है, जरा डिग्री ध्यान देना, देखो डिग्री कितनी है। देखो यहां पर हमारे पास ये जो पहली वाली टर्म है, इस फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है
वो 4 है। देखो 2x के ऊपर है, 2y के ऊपर है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि इस कर्व की डिग्री 4 है। एक चीज और ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी। केवल जब हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री कैलकुलेट करते समय हम पावर को ऐड कर लेते हैं, भले ही वेरिएबल अलग अलग हो। तो इसकी डिग्री 4 है, यहां पर इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 2 है। यानी कि इस कर्व में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है। तो इसमें मैक्सिमम कितनी एसिम्पटोट्स हो सकती है, 4। लेकिन आप देखो 4 नहीं आई, केवल 2 ही आई है। इसमें केवल 2 एसिम्पटोट्स हैं, 4 एसिम्पटोट्स नहीं है। जबकि इसमें 4 एसिम्पटोट्स हो सकती हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एसिम्पटोट्स को कैसे निकालते हैं। तो देखो, अब एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करने का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालनी हो तो आप ऐसे ही निकालेंगे, और कोई तरीका नहीं है एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। तो आप एसिम्पटोट्स, अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कैलकुलेट करनी है तो आप कोफिशिएंट को उठा के 0 रख देंगे। अब यहां पर एक चीज और आएगा कि अगर कोफिशिएंट को उठा के 0 रखना है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आ गई, देखिए अगर इफ द कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो कोई एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल में, तो उस केस में हम कैलकुलेट करेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। जब देखिए अगर एसिम्पटोट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है और वाई के पैरेलल भी नहीं है तो इसका मतलब ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होगी, ठीक है ना। और उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हम आज सीखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व x² + b² + y² = 1। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर माइनस साइन लगा है और इसमें यहां पर प्लस साइन लगा है। फर्क क्या पड़ेगा, देखो मैं बता देता हूं फर्क क्या पड़ेगा। वहां प्लस होने से क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान देना। वहां प्लस होने से सब कुछ यही रहेगा क्वेश्चन, यहां पर माइनस साइन आएगा, यानी कि यहां पर माइनस साइन आएगा तो यहां माइनस साइन आएगा। तो जब यहां माइनस साइन आएगा तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू +-b आएगी। यानी कि x एक्सिस के पैरेलल 2 एसिम्पटोट्स आ जाएंगी, y = +b, y = -b। उसके बाद जब y² के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे तो सेम यही आएगा। तो यानी कि इस बार 4 एसिम्पटोट्स हो गई, 2 y के पैरेलल, 2 x के पैरेलल, है ना। x = +-a, y = +-b, और देखो यही दोनों इसके आंसर भी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसके एसिम्पटोट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। इस कर्व के हमें एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करने हैं, है ना। देखिए जनरली जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर्व ट्रेस करने के लिए आता है तो ज्यादातर इस टाइप के ही कर्व होते हैं जिनको हमें ट्रेस करना होता है ना, और उसमें एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो देखिए इसमें एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करना कितना आसान है, बहुत सिंपल है एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करना। जो कर्व आपको ट्रेस करने के लिए आएगा उसमें एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ये तो मैं आपको सेपरेट लेक्चर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एसिम्पटोट्स का सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, और जब सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। चलिए तो इसमें निकालते हैं एसिम्पटोट्स, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले गिवन कर्व लिख लेते हैं। गिवन कर्व, गिवन कर्व क्या है, यहां पर xy² = 4a² 2a - x। देखिए xy² = 4a² 2a - x। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सारे टर्म एक तरफ एक साइड में ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। xy² = 4a को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, a³ 3 - 4a² x। अब इसको लेफ्ट में ले आता हूं मैं, xy² + 4a² x - 8a³ = 0। अब यहां पर क्या करना है जरा ध्यान देंगे, यहां पर कोफिशिएंट को 0 पुट करना है। किस किस के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं पुट कर देता हूं, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x = 0। अब जरा यहां पर ध्यान देना, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यानी कि पुट द कोफिशिएंट ऑफ x = 0। कोफिशिएंट ऑफ x = 0 क्योंकि x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है। चलिए तो यहां पर अब जरा ध्यान दें, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट देखिए
दो जगह पर आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 4a² एक्स, इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले लो, क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4a² और एक्स, ये बचेगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4a², और वाई स्क्वायर प्लस 4a² को हमें पुट करना है 0, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 4a² इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a², यानी कि वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट में -4a²। तो यहां पर अगर आप देखें फिर से आपके पास कोई एसिम्प्टोट्स नहीं आएगी, आप यहां पर क्या लिखेंगे देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर आप लिखेंगे देयर इज नो asymptotes parallel to, there is no asymptotes parallel to x axis, x axis के पैरेलल कोई asymptotes यहां पर नहीं है। तो अब आगे देखिए, अब क्या करना है भाई, x axis के पैरेलल तो कोई नहीं है, अब हम देखते हैं y axis के पैरेलल। तो उसके लिए क्या करेंगे पुट द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। अच्छा y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y की हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि पुट द कोफिशिएंट ऑफ put the coefficient of y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दो, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना x, तो केवल x है, x इक्वल टू 0, यानी कि यही क्या हो गई हमारी एसिम्प्टोट्स हो गई। x इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स। बोलो बात समझ में आ गई। यहां पर x स्क्वायर x इक्वल टू 0 ही हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स है ना, तो इट इज द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है ना। तो देर तो कितने एसिम्प्टोट्स हैं यहाँ पर, एक ही एसिम्प्टोट्स है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y axis is x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्प्टोट्स है वो क्या है x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में एक ही एसिम्प्टोट्स है जो कि हमारे पास है x इक्वल टू, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा है ना कि एसिम्प्टोट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट भी बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं है ना। हाँ, अब बात करते हैं इसके आगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास देखो तीन टाइप के एसिम्प्टोट्स हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन दोनों को कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। अब हमें करना ऑब्लिक। और देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन भी बहुत आसान होती है ना, सिंपल इक्वेशन आती है। चलिए अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए देखो यहाँ पर प्रोसीजर मैंने लिखा। अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स इसका मतलब y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में होगी, क्योंकि इंक्लाइन लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पर ये जो स्टेप्स हमारे लिखे हैं, इन स्टेप्स को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो अभी आपको ये स्टेप दिखाई दे रहे होंगे कि टोटल यहाँ पर 6 स्टेप लिखे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आसान लगेगा, डायरेक्ट देखेंगे तो टफ लगेगा है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक एक स्टेप बताते जाऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। अब देखो कर्व को देख के डरना नहीं है, कर्व काफी लंबा लिखा हुआ है, काफी बड़ी इक्वेशन लिखी हुई है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ी इक्वेशन ही होगी, छोटी भी हो सकती है। एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे इक्वेशन बड़ी हो या छोटी हो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन को बस ध्यान से समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर कर्व काफी बड़ा है लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना, हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा, सबसे पहले हम इस गिवन कर्व को ही लिख लेते हैं। हमारे पास जो कर्व है इस कर्व को मैं लिख लेता हूं। देखिए तो गिवन कर्व, गिवन देखिए कर्व क्या है, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर
माइनस 2xy² प्लस 2x³ माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे अब क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, कंसिडर y इक्वल टू mx प्लस सी बी एन ऑब्लिक एजेंटोट्स, है ना। पहले हम मान लेंगे कि y इक्वल टू mx प्लस सी क्या है, एक ऑब्लिक एजेंटोट्स है ना। तो पहला स्टेप हमारा क्या आ गया, देखिए पहला स्टेप हमारा आ गया, लेट y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी बी द रिक्वायर्ड एजेंटोट्स, है ना। y इक्वल टू mx प्लस सी बी द रिक्वायर्ड एजेंटोट्स, है ना। हमने मान लिया कि ये जो हमारे रिक्वायर्ड एजेंटोट्स है वो y इक्वल टू mx प्लस सी है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल, इक्वेशन नंबर, तो y इक्वल टू mx प्लस सी बी द रिक्वायर्ड एजेंटोट्स, ये हमारी क्या है, एक रिक्वायर्ड एजेंटोट्स है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अब आगे देखिए क्या करेंगे, जरा ध्यान दें। अब यहां पर हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जरा देखें ध्यान से। नाउ फाइंड phi nm by putting y equal to m and x equal to 1 in the highest degree term of the equation। अब इसमें मैं हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढेंगे सबसे, देखो इसको समझो पहले क्या है। अब इसमें सबसे पहले आप हाईएस्ट डिग्री टर्म को ढूंढिए, कौन कौन सी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ध्यान दे जरा। यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म, देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सी है। हाईएस्ट डिग्री टर्म की अगर मैं बात करूं, ध्यान दे जरा, देखो इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री भी 3। अच्छा एक और चीज यहां पर ध्यान देना, हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके एसिम्पटोट्स ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की है, इसमें पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं है, तो ये तो हमने अभी लिखा ही नहीं यहाँ पर। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पहले एक लाइन लिख लेंगे हम, नहीं तो दिक्कत होगी। देखो अब समझिए यहाँ पर जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कर्व कौन सा है, अगर मैं हाईएस्ट डिग्री कर्व की बात करूं, एक्स की हाईएस्ट डिग्री, देखो एक्स की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है। एक्स की क्या है, आपको यही तो देखना था कि एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री है 3, और एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, कांस्टेंट है। और वहां पर हमने नोट करके लिखा था कि अगर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो उसकी कोई एसिम्पटोट्स नहीं होगी, है ना। उसके बाद देखते हैं हम, y की हाईएस्ट डिग्री 3 है और इसका भी कोफिशिएंट जो है वो 1 है, कांस्टेंट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है, कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी एसिम्पटोट्स x और y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। तो आप यहां क्या लिखेंगे, सिंस the coefficient of highest power of x and y, ठीक है, x और y की हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट है, सिंस द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट्स, क्या है, कांस्टेंट्स है। सिंस द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट, देयरफॉर अब यहां पर जब x और y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो देयरफॉर there is no asymptotes parallel to x-axis and y-axis। ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है
तो फिर उसकी कोई एसिम्पटोट्स नहीं होगी, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल। सिंपल सी बात यहां पर ये। अब आगे देखें जरा, अब देखें नेक्स्ट। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे लेट, अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, बी द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, बी द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, है ना। यहां पर हमारे पास ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स हो गए, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स। चलिए अब जरा आगे ध्यान दें। तो पहला स्टेप हमारा आ गया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो हमारी रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नाउ फाइंड फाई n बाय पुटिंग y इक्वल टू m। अब देखो यहां पर ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये आपको ध्यान रखना है कि आपको y की जगह m पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है। कहां पुट करना है, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, उस हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म में आपको y की जगह m और x की जगह 1 पुट करना है और उसको क्या नाम देना है, फाई n। देखिए कैसे, अब देखिए फाई n, n क्या है, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। अब अगर आप इस इक्वेशन में, पहले तो मुझे ये बताइए कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है इसमें। कहां से कहां तक है हाईएस्ट डिग्री 3, ध्यान देना जरा। देखो यहां से लेकर के यहां तक, अगर आप ध्यान दें, यहां से यहां तक की डिग्री 3 है। देखो इस टर्म की डिग्री 3, 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 कितनी है, डिग्री 3। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2, आपको सबसे पहले तो इसको फाई n, आपको क्या फाइंड करना है, फाई n, n क्या है, डिग्री, और डिग्री कितनी है यहाँ पर 3। तो यहाँ ये फाई n की जगह फाई 3 हो जाएगा, फाई 3। तो आप यहाँ लिखेंगे फाई 3। देखिए ध्यान दीजिए मैंने फाई 3 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको फाई n फाइंड करना है और n क्या है, हाईएस्ट डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें, 3 है। तो ये फाई n की जगह फाई 3 हो जाएगा, और फाई 3 के साथ साथ इसमें m और लिखना है आपको, m इज इक्वल टू, अब कितना आएगा जरा ध्यान देना। देखो आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसमें y की जगह m और x की जगह 1 पुट करना है। तो y की जगह m, अब जरा ध्यान देना, यहां पर देखो y लिखा है तो इसकी जगह m पुट कर दो, m की पावर 3 हो जाएगा। फिर यहां पर अगर y की जगह m पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस m आ जाएगा। फिर इधर आ जाइए, y की जगह m पुट करेंगे और x की जगह 1, तो ये 2m स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 2m स्क्वायर। उसके बाद यहां पर m पुट करेंगे तो ये 2m की पावर 3 हो जाएगा, 2m की पावर 3। चलिए अब आपको देखिए ये हमारे पास फाई n हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमसे स्टेप नंबर 2 में यही बोला था कि फाइंड फाई n बाय पुटिंग y इक्वल टू m एंड x इक्वल टू m एंड 1 इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। देखिए ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूशन आपको कहां करना है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म में करना है। यानी कि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म थी वो ये थी, चारों, इन चारों की डिग्री 3 थी। तो इनको हमने, इन चारों टर्म्स में हमने y की जगह m और x की जगह 1 पुट कर दिया और नाम दे दिया इसको फाई 3m। नाउ स्टेप नंबर 3, पुट फाई nm इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इसको 0 पुट करना है और m की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दें यहां पर हमें इसको 0 पुट करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पुट पुट फाई 3m इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं, देखिए इसको हम पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। अब जरा ध्यान देना, 0 के इक्वल यानी कि इसको 0 पुट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस m, m क्यूब माइनस m माइनस m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर
प्लस 2m³ ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जरा, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब 0 के इक्वल पुट करने के बाद इसमें से हम m की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या लिखा था, स्टेप क्या था हमारा, इसको 0 पुट करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो जरा यहाँ कैसे फाइंड होगी, देखो इन दोनों में से m कॉमन आ रहा है, m को कॉमन ले लो, m² -1 बचेगा, यहाँ से -2 m²। एक मिनट, क्या हमने सब्स्टिट्यूशन सही किया है? देखो m³ यहाँ पर m आएगा, y की वैल्यू कितनी थी, m पुट करनी थी, तो m² 2m² आएगा, और यहाँ x, हाँ यहाँ पर केवल 2 आएगा, ये x की वैल्यू तो 1 है ना, x को 1 पुट करना होता है, यहाँ 2 आएगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन है, ये 1 आएगा, है ना, का मतलब ये 0। तो यहाँ से मैंने -2 को कॉमन लिया, m² -1 = 0 आ गया। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर m² -1 पूरे में से कॉमन आ गया, और ये m-2 = में 0। इसके यहाँ फॉर्मूला बन गया a² - b² का, तो ये हमारे पास आ गया m-1 और m+1 और m-2 = 0। और यहाँ से मुझे m की 3 वैल्यू मिल रही है, यहाँ से m की 3 वैल्यू मुझे मिल रही है, एक +1, दूसरी -1 और तीसरी -2। 1 -1 और +2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो तीनों अलग अलग वैल्यू है, कितनी है, तीनों डिफरेंट वैल्यू है। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या करना है, जरा ध्यान दें। तो हमने कहाँ तक पहुंच गए थे हम, तो हमने पुट n = 0 और m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड n-1। अब ये n-1 क्या होगा, देखो n क्या है, डिग्री है, तो इसमें हाईएस्ट टर्म डिग्री कितनी थी, 3। अब उसमें से एक कम कर दो। अब ऐसी टर्म जिनकी डिग्री 2 है, ऐसी टर्म्स जिनकी डिग्री 2 है, उसमें y की जगह m और x की जगह 1 पुट करो, इन द हाईएस्ट डिग्री, इन द नेक्स्ट हाईएस्ट। देखो ध्यान देना, यहां पर नेक्स्ट हाईएस्ट लिखा है, ये देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो यहां पर आ गया, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री, नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री, यहां पर नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री को आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना, मतलब नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म लेनी है आपको। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म ये रही, नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, जरा नेक्स्ट वाली देखो, देखो 2 डिग्री टर्म, यहां से 2 डिग्री टर्म स्टार्ट हो रही है, ये 2 डिग्री टर्म यहां तक है। तो अब 2 डिग्री वाली टर्म को आपको क्या मानना है, φ2। देखो 3 डिग्री वाले को आपने माना φ3, 2 डिग्री वाले को आप मानेंगे φ2, और φ2 में y की जगह m और x की जगह 1 पुट करेंगे अगेन। तो यहां पर जरा ध्यान देना, φ2 कितना हो जाएगा, देखो अब यहां पर हमारे पास आएगा, ठीक, φ2 देखिए जरा कितना आएगा, φ2 देखो φ2, तो φ2m देखो जरा कितना आएगा, ध्यान देना, φ2m 7xy -7xy, x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो -7m आ जाएगा, -7m, और y की जगह m पुट करेंगे 3m² आएगा, +3m², के बाद 2x² मतलब 2 आ जाएगा, एंड प्लस में 2। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, ये φ2m = 3m² -7m + 2। अब यहां से m की वैल्यू नहीं निकाली, m की वैल्यू केवल एक बार निकालनी, पहली बार, यहां से m की वैल्यू नहीं निकालेंगे, इस φ2m को आप ऐसे ही रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे के स्टेप में, देखिए तो हमारे पास 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। 5वां स्टेप देखिए क्या है, फाइंड n-2। अब देखो जरा, ये जो स्टेप है ये सारे क्वेश्चन में नहीं करना है, किस क्वेश्चन में करना है, किस में नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आपके पास m की वैल्यू, यहां पर जैसे हमारी m की वैल्यू अलग अलग आई है तीनों, अगर m की वैल्यू अलग अलग है ना, अब आप ये स्टेप नंबर 5 की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर m की वैल्यू डिफरेंट है तीनों, तो आपको 5वां स्टेप नहीं करना है ना। मतलब यहाँ पे 5वें स्टेप में एक्चुअल में आएगा क्या, n-2, यानी कि 2 डिग्री कम कर दो।
यानी कि अब 1 डिग्री वाले में आपको y की जगह m और x की जगह 1 पुट करना है, जहां पर डिग्री 1 है। तो इस स्टेप की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी। इस स्टेप की रिक्वायरमेंट तब आएगी जब आपकी जो m की वैल्यू है वो डिफरेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में m की एक वैल्यू हमारी 2 आ जाती और बाकी दो वैल्यू 1 1 आ जाती, तो इस केस में हमारे पास स्टेप नंबर 6 की हमें रिक्वायरमेंट होती, लेकिन अभी स्टेप नंबर 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब देखिए जरा, तो क्या करेंगे अब जरा समझे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 पे। तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 में, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्टेप नंबर 6 में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सी। अब देखो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हमें हमारी जो एसिम्पटोट्स है, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट वो y इक्वल टू mx प्लस सी है। ये सब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम यहाँ पर m और c दो कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो हमें एसिम्पटोट्स पता चल जाएंगे। अब हमें m की वैल्यू तो पता चल गई, 3 वैल्यू है, लेकिन अभी हमें c की वैल्यू नहीं पता। अगर हमें c की वैल्यू भी पता चल जाएगी तो हम एसिम्पटोट्स बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, हम एसिम्पटोट्स बता सकते हैं। तो हमने m तो निकाल लिया, अब हम c निकालने जा रहे हैं। अब c को निकालने का फॉर्मूला देखिए जरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सी। अब जरा ध्यान देना, इफ m हैज डिस्टिंक्ट वैल्यू, अगर m की डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब अलग अलग वैल्यू है, तब ये फॉर्मूला लगेगा c को निकालने के लिए। और हमारे यहाँ पर m की वैल्यू सब अलग अलग है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर m की वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं हुई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर m की दो वैल्यू 1 1 आ जाए और एक वैल्यू 2 आ जाए, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले अंतर देखो जरा, यहां पर क्या आ रहा है, फाइव n माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पर 5n आ रहा है। तो देखो 5n हम निकाल चुके, 5n माइनस 1 हम निकाल चुके, तो इस फॉर्मूले में यही दोनों चीज आ रही है। इसीलिए मैंने कहा n माइनस 2 वाला निकालना ही नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है, यानी कि स्टेप नंबर 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आपको पता चल जाएगा अगर m की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो स्टेप नंबर 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर m की वैल्यू सेम आ रही है तो स्टेप नंबर 5 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर वैल्यू है सेम आ गई तो फिर ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, सिंपल है, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पर 5n, देखो यार डैश लगे, डैश का मतलब क्या है, जो 5n आपके पास आएगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। c अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की 2 होती है। 5n माइनस 1, जो आपके पास 5n माइनस 1 है उसको एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट कर देना है। और 5n माइनस 2 जो कि आप 5वें स्टेप में निकालेंगे उसको यहां पर पुट कर देना और सबको 0 रख देंगे, तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आपको c और m दोनों मिल जाएगा तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, आपको सारी एसिम्पटोट्स मिल जाएंगी। चलिए, तो फिलहाल तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए फिलहाल हमें कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, इस वाले की, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आई है m की। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास 5n आ गया, अब हमें क्या करना है, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सी। अब हम c को डिटरमाइन करते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, डिटर्मिनेशन ऑफ c, तो c का फॉर्मूला लिख लेता हूं। देखिए c का फॉर्मूला यहां पर ध्यान देना, माइनस साइन भी है इस फॉर्मूले में, तो c इज इक्वल टू माइनस फाइव n माइनस 1 m अपॉन 5n m, और यहाँ पर डैश भी है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन है। देखिए नीचे फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश नहीं है, तो 5n माइनस 1 और 5 डैश n। अब ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, इसको हम यहाँ क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जरा ध्यान देना। तो c इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पुट करें 5n माइनस 1 कितना है, देखें 5n माइनस 1, अब 5n माइनस 1 कितना है यहाँ पर, देखो अब जरा ध्यान देना, जो 5 3 है ये 5n है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है 3। तो पहले तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर इसको अगर मैं और सही से करेक्ट करके लिखूं, ये आ जाएगा 5n माइनस 1 मतलब 5 2 m अपॉन 5 3 डैश m। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n माइनस 1 2 है और n कितना है 3 है।
अब चलिए इसको पुट करते हैं वैल्यूज को, देखिए तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, माइनस फाइव टू कितना है, फाइव टू ये रहा हमारे पास 3m² माइनस 7m, 3m² माइनस 7m और प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 5 3m पुट करना है लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो 5 3 n को देखो जरा कहाँ है, ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करना है m के ही रेस्पेक्ट में, तो देखो m³ का हो जाएगा 3m² माइनस 1, 3m² माइनस 1, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करो 3m², इसको करो माइनस 1, इसको करो माइनस का 4m, माइनस का 4m, ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पर देखना क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, कब, जब m की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू माइनस 1 है और m की वैल्यू 2 है। आप यहां पर लिखेंगे when m इज इक्वल टू 1, देखो जब m इक्वल टू 1 है तो अब मुझे बताइए c इक्वल टू कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर m की जगह 1 पुट करो, कितना आएगा, देखो m की जगह 1 पुट करना है तो ये 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 प्लस 2 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे पुट करो 3 माइनस 1 माइनस 4, अब यहां पर देखो कितना आएगा, ये 3 प्लस 2 5, यानी कि माइनस टू ऊपर आएगा और माइनस बाहर लगाया तो माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 ऊपर है और नीचे कितना है -2, तो +2 -2 मतलब c की वैल्यू आ गई -1, तो देखो जब m 1 है तो c कितना है 1 है, m 1 है तो c की वैल्यू भी 1 है। अब आगे क्या करना है, देखो m और c दोनों 1 आ गए, तो हमारे पास अगर मैं इस m को और c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो पुट m इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें पुट करिए तो यहां पर आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू m की जगह 1 और c की जगह -1 तो x -1, यानी कि ये हमारी फर्स्ट एसिम्पटोट्स आ गई, फर्स्ट एसिम्पटोट्स हमारी आ चुकी है y इक्वल टू x -1। तो ये हमारी पहली एसिम्पटोट है, पहली टेंजेंट है जो कि ऑब्लिक टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो आ गई। अब क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 टेंजेंट यहाँ पर हो सकती है, 3 एसिम्पटोट्स यहाँ पर हो सकती है, अभी एक आई है, बाकी कैसे आएंगे। अब आप यहाँ पर क्या करें ना, व्हेन m इक्वल टू -1, अब अगर आप m को -1 पुट कर दे तो देखो जरा c कितना आएगा, c इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, m की जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +7 आएगा और +2 डिवाइडेड बाई, ये तो 3 आएगा, 3 -1 +4, अब देखो जरा कितना आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 - 1 6, नीचे 6 आएगा, ऊपर 12 आएगा और 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको पुट m इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, देखिए क्या मिल जाएगा हमें, y इक्वल टू mx प्लस सी में जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू -x -2 एंड दिस इज द सेकेंड एसिम्पटोट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारी सेकेंड एसिम्पटोट्स है, तो 2 एसिम्पटोट्स आ गए हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करना है थर्ड एसिम्पटोट्स, है ना, तो देखिए थर्ड एसिम्पटोट्स क्या होगी, ध्यान देंगे, देखिए नाउ थर्ड एसिम्पटोट्स व्हेन m इक्वल टू 2, अब आप m को 2 पुट करेंगे, व्हेन m इक्वल टू 2, तो देखो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देना, माइनस साइन, फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू,
देखो m की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस, यहां पर जब आप m की जगह 2 पुट करेंगे तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस, प्लस कितना है 2, यहां पर तो 2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो कितना आएगा, जब आप इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 आएगा, ये भी 3 इंटू 4, नेक्स्ट टर्म -1 -4m है तो 4 इंटू 2, अब इसको जरा कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, देखो ये आएगा c इज इक्वल टू माइनस, देखो ये 12 आएगा, 12 टू 14, 14 माइनस 14 0, यानी कि हमारे पास c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0। अब अगर c 0 आया, देखो अब आप क्या करेंगे, पुट m इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां से y इक्वल टू एम की वैल्यू 2 और x और c की वैल्यू 0, तो आपके पास यही यहां पर एसिम्प्टोट आ जाएगी, y इक्वल टू 2x एंड दिस इज द थर्ड एसिम्प्टोट। तो इस कर्व में 3 एसिम्प्टोट्स हो सकती थी मैक्सिमम, तीनों हमने निकाल ली है, तीनों एसिम्प्टोट्स यहां पर आ गई है, कोई भी एसिम्प्टोट्स हमारी इमेजिनरी नहीं आई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है ना। लेकिन हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये कर्व को ट्रेस करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें केवल आपको एसिम्प्टोट्स ही कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। ज्यादातर चांस यही रहता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस ही एसिम्प्टोट कैलकुलेट करनी होती है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है ना, एकदम सिंपल है, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं, एकदम सिंपल है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग, जिसमें कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ेंगे और पोलर फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो आपको एसिम्प्टोट्स अच्छे से पढ़ लेना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर को समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, हालांकि जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्या करना है, अगर आपके पास ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास m की वैल्यू रिपीट हो जाती है, तो जब m की वैल्यू, जैसे m की वैल्यू आपके पास 2 जगह 1 आ गई, 1 जगह 2 आ गई, तो जो m की वैल्यू 2 आई है तो 2 के लिए तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जो दो वैल्यू सेम है 1 और 1, तो ध्यान रखना 1 और 1 के केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये स्टेप नंबर 5 को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से आपको c की 2 वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, जब वैल्यू रिपीट हो रही है तो फॉर्मूला चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें c की एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें 2 ही एसिम्प्टोट्स मिल पाएंगे, तीसरी एसिम्प्टोट्स हमारी छूट जाएगी। तो थर्ड एसिम्प्टोट्स को निकालने के लिए अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारी तीनों एसिम्प्टोट्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे और हम सब कुछ हम कर लें, तो आप एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी हम जो इंपॉर्टेंट है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है कर्व ट्रेसिंग का, कि आपको कर्व को ट्रेस करना है। तो देखिए कर्व को ट्रेस करना बहुत आसान है, बस हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को समझना होगा। एक पैरामीटर हमने समझ लिया एसिम्प्टोट्स, कुछ और पैरामीटर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कर्व ट्रेसिंग के, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।